गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे और वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है टू पिथबॉल कैरिंग ए इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम is R. Now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the ball now becomes. प्रॉब्लम है टू पिच बॉल carrying equal charge are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them are now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the ball now becomes.
अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, टू पिथबॉल हैं कैरिंग ए इक्वल चार्जेस हैं आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ है। तो ये मेक ऑफ एंगल थीटा एंगल बनाते हैं, ये थीटा मान सकते हैं या आप ये थीटा मान सकते हैं, और इक्विलिब्रियम बिटवीन देम आर, और वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में कितने पर है, सेपरेशन पर आर पर है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट ए हाफ द हाइट, अब वो कहता है उसकी हाइट से उसे आधा कर दिया जाता है ये थीटा पर। तो उस समय वो कह रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम बॉल नाउ बिकम्स, तो उस समय उसके बीच की जो कंडीशन है वो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये तो हम जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा r/2। भाई ये हमारे पास सेपरेशन है तो ये r/2 हो गया, और ये आपका mg हो गया, ये लगने वाला फोर्स हो गया। यानी किसी भी बॉल पर हमारे पास जब दो बॉडियां हैं और उन पर हमारे पास जो फोर्स है वो एक दूसरे के रिपल्सन लग रहा है ऐसे, भाई ये फोर्स जितना इधर लगाएगी उतना ही फोर्स ये इधर लगाएगा सिमिलर चार्ज पर। ये इनका वेट है नीचे की ओर। तो पहली चीज तो ये कि हम इसमें टेन थीटा निकाल लें, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका हाइट अपॉन बेस। तो देखो ये आपका हो गया r/2 अपॉन बाई, भाई टेन थीटा इज इक्वल टू r/2 इंटू बाई, और ये हमारे पास टेन थीटा जो है ये हमारे पास एप्लीकेबल होगा कितना, फोर्स, तो F अपॉन mg बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, F अपॉन mg। और बिटवीन चार्ज के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये 1/4 की एप्सिलॉन, और ये q का स्क्वायर अपॉन, और ये r स्क्वायर अपॉन एम जी के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी के साथ। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लगा देंगे तो हमें बाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाई की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी इसमें, भाई ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर एम जी और 1/4 की एप्सिलॉन आर, और ये इक्वल टू, और ये हो गया r/2 बाई, और इसे आप ले गए इधर को, तो ये वैल्यू आपकी हो गई पूरी k कह लीजिएगा। तो ये k और q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी और r/2 बाई, तो ये बाई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये आ गया एम जी आर की q अपॉन 2k, और ये q का स्क्वायर। भाई बाई इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, ये है 2mg/r की q 2k। तो यह हमने एक चीज देखी कि बाई जो है हमारे पास ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर क्यू के साथ। भाई बाई की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी हो गई, आर की क्यू के साथ, और दोनों टर्म्स वो कह रहा है। अब वही कंडीशन हमारे पास कितनी हो गई, आधी हो गई। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनल कितनी, ये बाई की पावर 1/3। भाई आर इज इक्वल टू कितना, बाई की पावर 1/3। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी बाई की वैल्यू को आधा कर दिया जाए, तो आधा कर देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, देखो r अपॉन आर डैश ओके, और ये बाई अपॉन बाई बाई 2 के साथ 1/3 में। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये ऊपर चला गया, तो ये आपका r अपॉन आर डैश इज इक्वल टू के 2 बाई अपॉन बाई, और 1/3 बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया k 2 की पावर 1/3। तो 2k की पावर 1/3 के साथ, और हम इसमें से r डैश निकाल सकते हैं।
तो आर डैश इज इक्वल टू हो गया आर अपॉन के और 2 की पावर 1/3 के साथ। तो मैं समझ रहा हूं कि इसकी एक कैलकुलेशन में अगर हमारे पास मिलता है तो उसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से अगर हमारी कैलकुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू जो डिफाइन होगी वो आर डैश इज इक्वल टू कितना, आर अपॉन के 2 की पावर 1/3 के साथ। कब, जब ये दोनों पिथबॉल एक सिमिलर चार्ज की है और एक दूसरे से आर सेपरेशन पर है, तो इन पर फोर्स लगता है एफ और एम जी के साथ। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है ये एफ अपॉन एम जी, ये डी टू रेस्पेक्ट बनता है भाई टेन थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये फोर्स हो गया और ये एम जी हो गया। तो यानी कि एफ अपॉन हाइट अपॉन बेस, भाई हाइट अपॉन बेस के साथ अगर हम टेन थीटा में लेते हैं तो ये बेस हो गया। तो हाइट अपॉन और ये बेस के साथ अगर हम निकालते हैं ये टू रिजल्टेंट पर, तो ये हमारे पास हमें मिल गया। हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर इसका आ गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, ये कह रहा है, एक और निकालेंगे, जरा समझिए इसे, अगर कोई समस्या हो तो पूछिए आप। अब ये कह रहा है हेलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर at a distance r from the center।
इसमें कह रहा है वो कि ये है ये हेलो मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फील्ड स्फीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ r तक फैला हुआ है ये। तो ये कह रहा है इसमें कि अगर हम r की वैल्यू से अगर ये बढ़ जाएगा, ये इंसाइड हो जाएगा। अगर पहला केस ये कहता है कि अगर r की वैल्यू से ये r बढ़ गया तो ऐसे केस में Q आपका इंसाइड 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 की एप्सिलॉन Q अपॉन, और ये r के ऊपर है, r हो जाएगा तो ये r स्क्वायर पर, और जब r माइनस ये r माइनस r पर, तो ऐसे केस में r ग्रेटर है r से, तो इनसाइड में Q इनसाइड में चार्ज 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड 0 हो जाएगी। दूसरा केस कह रहा है कि यदि r की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, अगर r हमारा ग्रेटर हो जाता है तो वैल्यू हो जाएगी E आउट, जो इनसाइड था। तो आउट में Q कहने पर भी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, कहने पर भी 0। तो आप इसमें लैंग्वेज कह सकते हो 0 एज r
decreases R is greater. In that case, our electric field is zero. This is a proportional R. तो हमने देखा कि किसी भी हेलो मेटल के अंदर स्क्वायर रेडियस अगर उसकी आर है तो इज यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी D2 स्क्वायर एट ए डिस्टेंस आर पर फ्रॉम दी सेंटर से। निकाल लीजिएगा।